चलिए जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। नेक्स्ट चैप्टर हमारे सामने पेश है ऑडिट का। ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। नंबर 1 स्ट्रेटजी, नंबर 2 प्लानिंग, नंबर 3 प्रोग्राम। ऑडिट का एक ऐसा चैप्टर जिसमें प्रैक्टिकल अप्रोच बड़ा कम है। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब कि हमारा डेटा लगा लो, फॉर एग्जांपल कि कोई लिमिट्स हो, कोई डेटा याद करना हो, कोई एक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, बढ़िया है। अब जो है करना तो पड़ेगा। अगर हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल विजन वाइज देखें ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम क्लाइंट साइड पे ऑडिट करने गए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग तो जो इसने चीजें बताई हैं संस्कार वाली, तो मैं इसको हमेशा बोलता हूँ संस्कार वाला चैप्टर है। ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे करो। ऑडिट आप क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाओगे, क्लाइंट की ऑडिट एक्सेप्ट कैसे करोगे, आप स्ट्रेटेजी क्या बनाओगे, कैसी टीम चुनोगे, टीम के साथ प्रोसेस मतलब कम्युनिकेशन कैसा करोगे, की टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं जो इस ऑडिट को कर सकते हैं, क्या इफेक्टिवली ऑडिट कर पाओगे कि नहीं। तो ये सारी चीजें, ये सारा ज्ञान, ये सारी नॉलेज दी गई है हमारे स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम में। तो इसमें जैसे पिछली बार था, तो इसमें भी इन्होंने एक कहानी स्टार्ट की कि समीर है, नेचर ऑफ ऑडिटिंग सारा कुछ सिखाया, ठीक है जी। उसके बाद अगर उसको पूरा प्रोसेस, पूरी ऑडिट अच्छे से करनी है, कुछ भी रह ना जाए, जैसे नॉर्मली हमारे पास, इसकी मैं हमेशा ना रेगुलर बैच में एग्जांपल देता हूँ। हमारी क्रिकेट टीम में हमेशा ऐसा आता रहता है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, प्रोसेस ओरिएंटेड बनो। तो इसमें सारे प्रोसेस बताए हुए हैं कि आप क्या 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 फॉलो करोगे। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जी ऑडिट प्लान। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड, तो ऐसे 300 की बातें होती हैं इसमें, ऐसे 300 की बातें प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एफएस। तो ऐसे 300 कहता है कि ऑडिटर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आप क्लाइंट साइड पे गए हो, ऑडिट को प्लान करके चलो। ऐसे नहीं कि तुक्के से कि जो मन करे चलो, पहले आईटीआर चेक, पहले उनकी रिटर्न्स चेक कर लो, जीएसटी का डेटा चेक कर लो, या कंप्लायंस चेक कर लो। ऐसा नहीं, एक प्रॉपरली प्लान करो, उस प्लान के ऊपर अपनी टीम चुनो, पूरे प्रोसेस को फॉलो करो, और लास्ट में जाके अपना ओपिनियन पेश करो। तो इस ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस, पहले ऐसे 300 का नाम प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करनी है, प्लान करके चलो। तो 300 स्टैंडर्ड कह रहा है भाई साहब, थोड़े रूल भी फॉलो कर लो, थोड़ा स्टैंडर्ड में हमने कुछ बताए हैं बेंचमार्क्स, वो फॉलो करो। तो मेन उसका ऑब्जेक्टिव हो, मेन ऑब्जेक्टिव पता क्या है, कि पूरी ऑडिट इफेक्टिव मैनर में हो जाए यार। मतलब सीए इंटर सीए फाइनल में हम पढ़ रहे होते हैं, हम अक्सर ये बातें करते हैं पेपर आने से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, कि यार ढंग से पूरे दिन का शेड्यूल प्लान कर लो, ताकि आज के दिन की आउटपुट अच्छी निकल जाए। तो हम जब सीए फाइनल की तैयारी करते थे, सीए फाइनल की, तो बार बार यही चीज प्लान करते थे, आज क्या पढ़ना है, एक हफ्ते में क्या पढ़ना है, 1 महीने में क्या पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि इफेक्टिव मैनर में ऑडिट परफॉर्म की जा सके। बार बार यही वर्ड आएगा, इफेक्टिव मैनर में ऑडिट परफॉर्म की जा सके। तो अगर हमने प्लानिंग कर ली, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कह रहे हैं अगर आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, ठीक है, टाइमली मैनर पे ऑडिट करते हो, तो मेन, यार बार बार मेन मुद्दा पता है क्या निकल गएगा, इफेक्टिवली ऑडिट हो रही है कि नहीं। तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, सबसे पहला, एक तो आपको 6 शब्द बार बार दिखेंगे, असिस्ट कर रहा है ऑडिटर को, हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सबसे पहला, अगर आप ऑडिट की प्लानिंग करके चलते हो, तो उससे क्या होगा, ऑडिटर को हेल्प मिलेगी एप्रोप्रिएट अटेंशन, इंपॉर्टेंट एरियाज पे ध्यान देने की। अगर आपने सच में सही मायने में प्लान कर लिया, तो इंपॉर्टेंट एरियाज पे आप ध्यान देते हो। फिर प्लानिंग ऑडिटर द हेल्प आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। अगर आपने अच्छे से प्लान किया, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगी सारी प्रॉब्लम्स, और उसको रिजोल्व भी कर पाओगे टाइमली बेसिस पे। तीसरा, हेल्पिंग द ऑडिटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट। आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाओगे अपनी ऑडिट को, प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे, ताकि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में ऑडिट हो सके। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया पहचान पाओगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, रिजोल्व कर पाओगे। तीसरा, और अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर लोगे, ताकि ऑडिट इफेक्टिवली हो जाए। पहले तीन एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट एरियाज, ऑर्गेनाइज और मैनेज कर लोगे ऑडिट को ढंग से, ताकि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में ऑडिट कंप्लीट की जा सके। और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई के साथ साथ रिजोल्व भी कर पाओगे। चौथा, अगर आप ऑडिट प्लान करके चल रहे हो, तो सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, अच्छे से आप अपने जो जिनको सच में ऑडिट करने आती है, जिसको प्रैक्टिकली नॉलेज है,
वो वाली टीम मेंबर्स को आप सिलेक्ट कर पाओगे, उनकी कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंस को, ताकि वो एंटिसिपेटेड रिस्क सारे हैंडल कर सकें और प्रॉपरली असाइन कर पाओगे उन बंदों को काम जिनको आपने ढंग से चुना है। तो प्लानिंग में आप जो आर्टिकल्स, जो स्टाफ, जो प्रोफेशनल कोलीग सिलेक्ट करने हैं वो प्लानिंग में ही कर लोगे। उसके बाद फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, जिन टीम मेंबर को आप लोगों ने सिलेक्ट किया उसको डायरेक्ट करते चले जाना, उनका काम सुपरवाइज करते चले जाना, उनका काम रिव्यू करते चले जाना, और वेयर एप्लीकेबल कोऑर्डिनेट करते चले जाना उनके काम के साथ। ये 6 चीजें आप लोगों को हेल्प करेंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई होंगे, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होंगी, साथ साथ रिजोल्व होंगी। फिर आप ऑडिटर को हेल्प मिलेगी ऑडिट को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में, ताकि इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में ऑडिट हो सके। एंगेजमेंट टीम मेंबर का सिलेक्शन हो सकेगा कि उनके एंटिसिपेटेड रिस्क क्या है, उनकी कॉम्पिटेंसी है, वो ऑडिट का काम कर पाएंगे और उनको काम सौंपने। उसके बाद उनके काम की डीएसआर करनी है। डीएसआर का मतलब, ये देखो, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं वो ना देखते ही निकल जाते हैं। डीएसआर करने का मतलब डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करना उनके काम का, प्लस साथ ही साथ उनके काम का कोऑर्डिनेट करके चलना है। इससे होगा क्या, इससे ना आपका ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो जाएगा एंड एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो वो ऑडिट ढंग से होगी, क्योंकि टीम मेंबर अच्छी है, टीम अच्छी है, काम अच्छे से हो रहा है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो रहा है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो रहा है। तो इससे आपकी ऑडिट का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में साइन भी तो होने हैं ना। तो अगर आप ऑडिट अच्छे से प्लान करते हो तो क्या होता है, इससे रिस्क या इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन का रिस्क कम हो जाता है, मतलब ऑडिट अच्छे से हो जाती है। ये इसके की वर्ड्स दे रखे हैं, तो यहां से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद कह रहे हैं जो नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग है, जो आप ऑडिट प्लान कर रहे हो, ये कॉन्टिन्यूस और इटरेटिव प्रोसेस है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लान कर लिया चलो भाई ऑडिट एंड तक ना, पिछली ऑडिट जब से खत्म होगी वहीं से आप प्लान कर लेना, क्योंकि पिछली ऑडिट में आप चेक करके आए होगे बैंक बैलेंस, बैंक कंफर्मेशन, ठीक है, मशीनरी के बैलेंस चेक करके आए होगे, डेप्रिसिएशन के चार्ट आप देख के आए होगे, उसके अलावा डेटर क्रेडिटर की लिस्ट देख के आओगे, उनके जो टर्म लोन्स हैं उनकी ईएमआईज आगे आगे जा रही हैं, जो भी है। तो मतलब आपको पिछली ऑडिट जो करके आए सेम उसी का ही तो प्रोसेस आगे चलेगा। तो कह रहे हैं कि ऑडिट प्लानिंग शुरू कब से होती है, जब से पिछली ऑडिट आपकी खत्म हुई, और आने वाले टाइम तक जब तक ऑडिट चल रही है, ओपिनियन आप दे रहे हो, तब तक ये ऑडिट चलती चली जाती है। तो कह रहे हैं कोई ये डिस्क्रीट फेस नहीं है, फिक्स नहीं है कि एक बार के लिए कर ली, जबकि ये कॉन्टिन्यूअल और इटरेटिव प्रोसेस है, जो स्टार्ट कहां से होगी, विद द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट और कंटिन्यू टिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट चलती रहेगी। प्लानिंग में इंक्लूड क्या होता है, कई एक्टिविटीज या कई ऑडिट प्रोसीजर जो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में, जैसे कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इसके बाद स्टार्ट होंगे कि आपको ऑडिट के अंदर करना क्या क्या है, उससे पहले पहले से ही प्लान करके चलना कि ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई करता है और कैसे असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी कि जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो आपको कल को आगे दोबारा से रिस्क पहचानने हैं, मतलब आने वाले चैप्टर्स में, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, तो उससे पहले आइडेंटिफाई कर लेना, असेस कर लेना अपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कि आगे जाके क्या क्या आने वाले हैं। ये सारा कुछ ऑडिट प्लानिंग का हिस्सा है। क्या कौन कौन से मैटर जो आपको आइडेंटिफाई और असेस करने हैं, सबसे पहला कि आप कल को क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने वाले हो, रैप, रिस्क ढूंढने के लिए आप क्या प्रोसेस, क्या प्रोसीजर लगाने वाले हो। दूसरा, कंपनी की जर्नल अंडरस्टैंडिंग ले लेना, उनके लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो उस कंपनी को एप्लीकेबल है, और कंपनी उन लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कैसे फॉलो कर रही है। फॉर एग्जांपल यार, फॉर एग्जांपल अगर कंपनीज एक्ट है तो वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सारे लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल एनजीओ है तो सेक्शन 8 के हिसाब से, जो सेक्शन 8 हम बोलते थे, उसके हिसाब से काम करती है कि नहीं। अगर आप किसी बैंक की ऑडिट कर रहे हो तो वो बैंकिंग एक्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये वाले सारे एक्ट की, जिस एंटिटी के ऊपर जो जो रेगुलेटरी, जो जो एक्ट एप्लीकेबल है, उसकी नॉलेज ले लेना, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेना। फिर कंपनी में मटेरियलिटी डिसाइड कर लेना कि इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या हैं, क्या आपको ऑडिट में एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप किसी एक लिक्विड या फिर पेट्रोलियम टाइप की कंपनी में गए जहां पे बहुत बड़े बड़े एक तरह से टैंक लगे होते हैं, तो उसकी आप असेसमेंट कैसे करोगे, कैसे उसका स्टॉक वेरीफाई करोगे, आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है, कोई और अगर आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने हैं
ये सारे मैटर पहले से ही आप डिसाइड कर लेना। सबसे पहला कि एनालिटिकल प्रोसीजर रैप के लिए क्या चलेगा, कंपनी की एंटिटी की लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन कौन से अप्लाई आ रहे हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है और देखना क्या कंपनी उसको फॉलो करती है कि नहीं। फिर मेटीरियलिटी लेवल क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट क्या है और अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, ये सारे आपको देखने पड़ेंगे। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मेनली होता है कि आपको एक ऐसा प्रोसीजर लगाना है कि आप अंडरस्टैंडिंग ले लो कंपनी की और कंपनी के इन्वायरमेंट की और कंपनी के इंटरनल कंट्रोल की, तीन चीजों की आप अंडरस्टैंडिंग ले लो। सर कौन से तीन चीजें, रैप जब आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना है तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एक तो एंटिटी की, ठीक है, उस एंटिटी की, कंपनी की, उसके इन्वायरमेंट की और उसके इंटरनल कंट्रोल की। और वहां से आपको चेक करना है कि क्या कंपनी में कोई रिस्क असेसमेंट, कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, गलती होने के चांसेस तो नहीं है, चाहे वो फ्रॉड से हो चाहे एरर से हो। ठीक है जी, तो इसलिए प्लानिंग जरूरी हो जाती है ये सारी चीजों की। जैसे इन्होंने टेलीकॉम का एग्जांपल लिया, मैंने आपको ऑयल कंपनी का एग्जांपल दिया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। दूसरा, प्लानिंग इज नोट सेपरेट और डिस्टिंक्ट फेज ऑफ ऑडिट, इट इज टू बी व्यूड एज द कॉन्टिन्यूअल और रिपीटेटिव, सेम दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है जी। उसके बाद जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ऐसे एंगेजमेंट टीम मेंबर चुनने हैं जो आपकी ऑडिट कराने में हेल्प करें। ऐसे नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर आर्टिकल जो पहला महीना है उसको लेके चले गए अच्छी खासी ऑडिट पे, नहीं, उसको समझाना है। या जो सीनियर लेवल के लोग हैं या जिनको एक्सपीरियंस है, जो अपनी इनसाइट दे सकें, जो अपना एक्सपीरियंस दे सके, ऐसे लोगों को आपने अपनी एंगेजमेंट टीम में मतलब ऑडिट वाली टीम में शामिल करना है। तो कह रहे हैं जो एंगेजमेंट पार्टनर है, मेन सीए फॉर एग्जांपल, और अदर की मेंबर्स शैल बी इन्वॉल्वड इन द प्लानिंग, उनको प्लानिंग में लेके चलोगे ना, अल्टीमेटली काम तो वो करेंगे ना। ठीक है, तो एंगेजमेंट पार्टनर को, अदर टीम मेंबर को प्लानिंग का हिस्सा बना लेना, तभी तो वो अच्छे से ऑडिट प्लान करेंगे और उसके साथ डिस्कस कर लेना, डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स, ठीक है, वो आपकी क्या हेल्प करते हैं, क्योंकि वो उनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इनसाइट है, और वो ऑडिट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ा के चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ना, ऑडिट प्लानिंग ऐसे 300, एफिशिएंट और इफेक्टिव, ये शब्द बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन प्लानिंग द ऑडिट, पता चल गया, उनको प्लानिंग में हिस्सा देना है, प्लानिंग में उनको शामिल करना है ताकि उनका एक्सपीरियंस, उनके इनसाइट मिल सके। उससे होगा क्या उससे होगा कि वो ऑडिट की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को एनहांस करने में हेल्प करेंगे आपकी। फिर डिस्कशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट, डिस्कशन करें जो आपने प्लानिंग की है, पता है किसने प्लानिंग की है, एंगेजमेंट टीम ने, सीए ने, मेंबर्स ने, टीम ने, वो कंपनी की एंटिटी की मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस कर लेना भैया। उनको बताओगे ना कि आज हम स्टॉक ऑडिट करना चाहते हैं, तो जो आपका सुपरवाइजर होगा या जो स्टॉक हैंडलिंग करता है उसको हमारे साथ भेज देना। या अगर आप परचेज या सेल की डिलीवरी चेक करना चाहते हो, मतलब फिजिकल डिलीवरी कैसे आता है, कैसे लिखते हैं, तो पीओ को, परचेज मैनेजर को या सेल मैनेजर को बताओगे ना कि भी कल रेडी रहना, कल हमने ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। ये वो चीज है, कह रहे हैं ऑडिटर जो भी प्लानिंग करेगा एंटिटी की मैनेजमेंट के साथ, उसके साथ डिस्कस करेगा ताकि फैसिलिटेट किया जा सके टू कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, ताकि ऑडिट की जा सके। लेकिन जब आप when discussing matter including the overall audit strategy plan, care is required not to compromise the effectiveness, कह रहे हैं इस हिसाब से कंपनी के मैनेजमेंट, जो आपके क्लाइंट, जो आपकी पार्टी के मैनेजमेंट है, सेल मैनेजर हो सकता है, वो सुपरवाइजर हो सकता है, वो स्टोर कीपर, गेट कीपर हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड वाला हो सकता है, इस हिसाब से उनको अपनी डिस्कशन का पार्ट लेना या उनको अपने ऑडिट के बारे में बताना, ताकि आपकी ऑडिट कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब आप उनको सीक्रेट मत बता देना कि भाई साहब हम तो यही देखने आए थे, कहीं आप उनसे पूछ के उनकी ऑडिट करने लग जाओ तो वो पहले से ही क्या हो जाते हैं, वो पहले से ही फिर आपके मतलब अलर्ट हो जाएंगे, तो जो गलतियां आपको रिस्क असेसमेंट पहचानना है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट पहचाननी है, वो मिलेंगी ही नहीं। अगला टॉपिक क्या होता है, ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस सब आपका शुरू हो गया प्लानिंग खत्म होने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस क्या है, क्या प्लानिंग के एलिमेंट्स हो सकते हैं, इन्होंने दो एलिमेंट्स बताए हैं और उनके आगे फर्दर ब्रांचेस, फर्दर डिटेल बताई है। एक तो कह रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस, जब आप काम शुरू कर रहे हो तो एक तो प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी कर लेना, कुछ पहले एक्टिविटी कर लेना प्लानिंग से पहले या काम शुरू करने से पहले, और उसी के अंदर बता रहे हैं कि प्लानिंग एक्टिविटीज भी कर लेना। भाई सब सब लोचा है, ठीक है जी, इस लोचे को हम दूर करते हैं
इस चार्ट से। टॉपिक हमारे पास क्या है, हमारे पास टॉपिक रहने वाला है प्लानिंग प्रोसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अब इसको प्लानिंग प्रोसेस बोल लो, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग याद रखना। इस चैप्टर में, अगला चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, मतलब टॉपिक्स ही ऐसे ऐसे हैं ऑडिट में, मतलब आप लोगों को याद रखने के लिए भी अच्छी अच्छी शक्तियां चाहिए भाई साहब। तो दो एक्टिविटीज इन्होंने बताई, क्या, एक प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज, एक प्लानिंग एक्टिविटीज। सोच के देखो यार, टॉपिक का नाम है प्लानिंग प्रोसेस या एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, तो नाम इनको कुछ और देना चाहिए था ना। तो ये कह रहे हैं प्रीलिमिनरी एक्टिविटी कुछ पहले की, कुछ प्लानिंग एक्टिविटीज है। तो इसमें टोटल 3 एक्टिविटीज बताई हैं प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में, जो आपको स्टार्टिंग में करनी है, पहले करनी है प्लान से पहले। एक तो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट और अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। पहले मैं, मतलब मैं टॉपिक नहीं समझा रहा, पहले बता रहा हूँ इस टॉपिक में आने क्या क्या वाला है। एक बार ये ट्री समझ में आ जाएगा ना, थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी लेवल बढ़ जाएगा हमारा। उसके बाद कुछ प्लानिंग एक्टिविटीज हैं, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में टोटल 3 पॉइंट हैं, फिर प्लानिंग एक्टिविटी, उसके अंदर पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी है। एक ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है प्लानिंग एक्टिविटीज में, जो आपने काम स्टार्ट कर दिया, जो जो प्लानिंग एक्टिविटी में काम करने हैं। एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है और एक डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान बनाना है। एक ऑडिट स्ट्रेटेजी, एक प्लान, एक ऑडिट स्ट्रेटेजी, एक डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। यहाँ पे मैंने साइन डाला है ग्रेटर देन का। जो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान होता है ना, वो इससे भी ज्यादा डीप होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी से। ऑडिट स्ट्रेटेजी में एक आपके पास आएगा रिसोर्सेज वाला टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आता था ओल्ड सिलेबस में भी। उसके बाद कुछ 5 फैक्टर्स आएंगे, उसकी डिटेल जो है आगे हम बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या टॉपिक चल रहा है, प्लानिंग प्रोसेस। उसके अंदर पहला प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, टोटल थे 3। ठीक है, उसका सेकंड प्लानिंग एक्टिविटी, इसके फर्दर 2 सब पार्ट। उसमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी में एक फैक्टर वाला टॉपिक आने वाला है, सॉरी रिसोर्सेज वाला, फिर आएगा फैक्टर वाला टॉपिक। फैक्टर के अंदर 5 पॉइंट है, उसमें से कोई भी पॉइंट बन के आ सकता है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, ये बड़ा आसान है। ठीक है, इसके अंदर 3 ही पॉइंट होते हैं, एंटी ऑफ रैप, फैप और अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो इस ओवरऑल चार्ट का आप एक बार के लिए स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, थोड़ा सा इजी कर देता है ये। अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में। सबसे पहले है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में हमें 3 चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे मैंने बताया था ना, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में टोटल 3 टॉपिक बोल लो, 3 पॉइंट्स बोल लो, 3 मैटर्स बोल लो, 3 प्लानिंग एक्टिविटीज बोल लो, 3 प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी बोल लो। सबसे पहला, एक आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है फॉर द कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, की क्लाइंट रिलेशनशिप के साथ आपको आगे ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब कहने का मतलब ऑडिट एक्सेप्ट करनी है कि नहीं, पुरानी ऑडिट चली आ रही है उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। फिर आपको इवेलुएट करना है उसके बाद। ठीक है, पहले आपने प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया, फिर इवेलुएट करना है क्या वो अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, हमारी इंडिपेंडेंसी को कोई थ्रेट तो नहीं है। और फिर अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, उसके बाद हमने देखने हमारे ऑडिट के क्या टर्म्स डिसाइडेड है, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस को थ्रेटनिंग, थ्रेट में रख के तो कोई टर्म्स नहीं डिसाइड हुई, कोई कंडीशंस। तो अब इन तीनों की डिटेल शुरू है। तो सबसे पहला है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो फॉर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। तो इसके अंदर इन्होंने पॉइंट बोला ये, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस। एक्सेप्ट कब करोगे, नई ऑडिट को। कॉन्टिन्यू कब करोगे, एग्जिस्टिंग ऑडिट को। तो कह रहे हैं एक्सेप्टेंस या कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। कह रहे हैं इट शुड बी एंश्योर्ड दैट प्रॉपर प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने हैं ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे कंटिन्यू के लिए। ठीक है, क्लाइंट रिलेशनशिप के साथ, ताकि आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचो वो कंक्लूजन एप्रोप्रिएट हो। आई थिंक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा क्या है। कह रहे हैं परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर कैसे, एक तो एक्सेप्ट करना नई ऑडिट एंगेजमेंट को, या फिर कंटिन्यू करना एग्जिस्टिंग क्लाइंट रिलेशनशिप को। ठीक है, ताकि जिस कंक्लूजन पे आप पहुंचो, मेन मेन शब्द को मैं ऑलरेडी मार्क करता जा रहा हूं, ताकि जो कंक्लूजन है वो आपके एप्रोप्रिएट होने चाहिए। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शुड ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, जो भी उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए विद अ न्यू क्लाइंट, किसी न्यू क्लाइंट के लिए ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो लेगा, या फिर कंटिन्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट, जो ऑडिट आपकी ऑलरेडी चल रही है उसको कंटिन्यू करने के लिए भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए आप अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना। ये आपकी सारी प्री एक्टिविटीज हैं कंक्लूजन में पहुंचने से पहले। मैटर सच एस इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, प्रिंसिपल ओनर जो भी हैं, की मैनेजमेंट है, एंगेजमेंट टीम है, ऑडिट एंगेजमेंट के परफॉर्म करने के लिए, या कुछ इंप्लीकेशन ऑफ मैटर जो पिछली ऑडिट में आए हैं या करंट ऑडिट में आए हैं, वो सारे के सारे मैटर्स आपको कंसीडर करने हैं। इसका ऑडिट प्रोसीजर आप लगा के चलना। उसके अलावा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के अलावा पिछले
ये इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन विद द प्री डिसीजर ऑडिटर के साथ भी। अगर आपको ऑडिट एंगेजमेंट न्यू मिल रही है, यानी कि एक्सेप्टेंस न्यू मिल रही है, एक्सेप्टेंस न्यू मिल रही है, एक्सेप्टेंस, तो उसके लिए प्री डिसीजर पिछले ऑडिटर के साथ भी जो हमारे एथिक्स बैठते हैं, जो हमारे पास फॉर्मेलिटीज बैठती हैं, वो पूरी कर लेना, ठीक है, अगर ऑडिटर चेंज हो रहा है। वो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा हुआ है। उसके बाद इवेलुएटिंग द कंप्लाइंस, हम प्री पढ़ रहे हैं, याद करना हम प्री पढ़ रहे हैं, प्री में हमारा कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप हो गया। दूसरा अब आपको इवेलुएट क्या करना है, क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा रही हैं, हमारे इंडिपेंडेंस को थ्रेट तो नहीं है। इवेलुएट करना है कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, सारी एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी करना इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले करें बेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, ये तो बड़ा फेमस होता था यार पहले। Independence means judgment of a person is not subordinate to the wishes या direction of another person who might have engaged him। जिस पार्टी ने, सीईओ ने बोल लो, मैनेजर ने बोल लो, ऑडिटर को मतलब एक तरह से अपॉइंट किया है, ठीक है जी। अब आपको ये देखना है कि जो ऑडिटर है उसकी इंडिपेंडेंसी लीक नहीं होनी चाहिए, उसकी इंडिपेंडेंसी कम नहीं होनी चाहिए, जैसे उसको काम करना है करने देना, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए चलने देना, वो किसी और के दबाव में काम ना करे, दैट इज कॉल्ड कि सबॉर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो अपनी जजमेंट खुद दे। थ्रू आउट द ऑडिट, कह रहे पूरी ऑडिट में जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा शैल रिमेन अलर्ट, ऑब्जर्व करेगा, इंक्वायरी करेगा जहां जहां जरूरत है, एविडेंसेस कलेक्ट करेगा, ठीक है। एंगेजमेंट पार्टनर अलर्ट रहेगा, थ्रू ऑब्जर्वेशन करेगा, इंक्वायरी जो उसको चाहिए लोगों से वो करेगा, एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा इफ नॉन कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट है बाय द मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम, यानी कि जो उसकी पूरी टीम है, अगर वो एथिकल रिक्वायरमेंट इन चीजों की पूरी नहीं कर रही, ऑब्जर्वेशन नहीं कर रही, मतलब कहने का मतलब यार ये सीए ने, ऑडिटर ने जो अपनी ये चिंकी मिंकी मिंटू, ठीक है, इनको जो इनकी अपनी ये टीम है, ये टीम को सारा कुछ ऑब्जर्व करेगा कि वो सारी कुछ ऑब्जर्वेशन इंक्वायरी सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ताकि कंक्लूजन अच्छा आए, कंक्लूजन ठीक आए। इफ मैटर कम्स टू द एंगेजमेंट पार्टनर्स अटेंशन दैट इंडिकेट द मेंबर ऑफ नोट, अगर उसको लगता है कि मेरे किसी भी मेंबर ने, ठीक है, कंप्लाई नहीं किया एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ, तो वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, ठीक है जी। अगर उसने कंप्लाई नहीं किया, अगर उसकी टीम, लग रहा है कि मेरी किसी टीम में, engagement partner shall form a conclusion on compliance with the independence requirement that shall apply to audit engagement। उसके बाद एंगेजमेंट पार्टनर एक कंक्लूजन फॉर्म करेगा कि इंडिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट ये सारा कुछ कंप्लाई कर रही है उसकी टीम के नहीं, या फिर मैनेजर या क्लाइंट के दबाव में आके ही मतलब टिक्कम टिक्का खेली जा रही है, ऑडिट करता जा रहा है, चेक करता जा रहा है। उसके लिए वो क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। आपको टॉपिक समझ में आया, ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईपी एंगेजमेंट पार्टनर इवेलुएट करेगा क्या उसकी टीम इंडिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी को कंप्लाई कर रही है कि नहीं, एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रही है कि नहीं। तो एंगेजमेंट पार्टनर जो मेन सीए है, मेन ऑडिटर है, वो क्या करेगा, वो ऑब्टेन करेगा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट द सर्कमस्टांसेस रिलेशनशिप दैट क्रिएट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। सबसे पहले वो ऐसी इंफॉर्मेशन लेगा फर्म से जिससे वो आइडेंटिफाई या इवेलुएट कर ले कि मेरी थ्रेट को, कि मेरी इंडिपेंडेंसी को, सॉरी, कोई थ्रेट तो नहीं है। फिर जब उसने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली, फिर उसको इवेलुएट करेगा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑडिटिंग। माना ऑडिटिंग सब्जेक्ट बड़ा खतरनाक है, बहुत तंग करता है, परेशान करता है, लास्ट में 40 वाली लाइन में आते हैं तो हमें एफएम या एफआर किसी और में 60 लेने पड़ते हैं। पर जो इसमें संस्कार, जो इसमें बातें दी गई हैं, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में वो फॉलो तो होती है ना, करनी तो चाहिए। अगर हम एक सब्जेक्ट को छोड़ दें, 100 मार्क्स को छोड़ दें, इसको ठीक उस लेवल पे लेके आ जाएंगे, हम ऑडिटर्स हैं और हमें क्लाइंट से एक अच्छी खासी फीस मिलने वाली है, तब आपको इसकी महिमा समझ में आएगी, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। सबसे पहले इंडिपेंडेंसी को चेक करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा, फिर उसको इवेलुएट करेगा, ठीक है जी। इवेलुएट क्या करेगा, हमारी क्या इंडिपेंडेंस पॉलिसीज थी या प्रोसीजर थी, क्या सच में कोई थ्रेट तो नहीं हुआ हमारी ऑडिट एंगेज कि इंडिपेंडेंसी पे कोई थ्रेट तो नहीं है फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब वो वाली पूरी ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर उसने सारा कुछ कर लिया, फिर वो टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। पहला ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, इवेलुएट इंफॉर्मेशन, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। बोलो जी, तीन साथ साथ क्या है। इंडिपेंडेंसी को चेक करने के लिए ईपी चेक करेगा अपनी टीम मेंबर्स के सारा कुछ, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, इवेलुएट द इंफॉर्मेशन और टेक करेगा एप्रोप्रिएट एक्शन, जो उसको एक्शन जरूरी है वो लेगा टू एलिमिनेट द सच थ्रेट,
या रिड्यूस देम टू द लो, बिल्कुल ही लो लेवल पे, मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, थोड़े बहुत छोटे मोटे कैश का जो है वो डेटा है ही नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, तो एक्शंस लेंगे, ठीक है, जो और उसको नेसेसरी लगेंगे, किसको, एंगेजमेंट पार्टनर को, जो अप्रोप्रिएट लगेंगे। या फिर वो देखेगा कि अगर इंडिपेंडेंसी लैक हो रही है, थ्रेट मतलब इंडिपेंडेंसी को थ्रेट है, तो फिर वो ये भी देखेगा क्या मैं ऑडिट एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लूं, छोड़ दूं इसकी ऑडिटर, अगर मतलब लॉ, कंपनीज एक्ट या जो भी है रेगुलेशंस अलाउ करते हैं, तो वो देखेगा क्या मैं विड्रॉ भी कर सकता हूं, तो ये भी पेपर में लिख के आना है। तो एंगेजमेंट पार्टनर फिर उसके बाद बताएगा जी, अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो ईपी रिपोर्ट कर देगा किसको, फर्म को, इन एबिलिटी टू रिजोल्व द मैटर। अगर वो एक्शन ले रहा है, ठीक है, कि मेरी इंडिपेंडेंसी लीक हो रही है, मेरी इंडिपेंडेंसी खतरे में है, आपके क्लाइंट मतलब दबाव डाल रहे हैं हमारी ऑडिट टीम के ऊपर, तो वो देखेगा अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, नहीं तो विड्रॉ करेगा। विड्रॉ के बारे में मतलब मुझसे ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही, मैनेजमेंट को बता देगा कि भैया ऐसे ऐसे है। ओके जी, इसके बाद अगला टॉपिक, एस्टेब्लिशिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये सारे बेटा चल रहे हैं प्री वाले, प्री के अंदर, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट के अंदर सबसे पहला था एक्सेप्टेंस या क्लाइंट रिलेशनशिप, दूसरा हमारे पास था इंडिपेंडेंसी या एथिकल रिक्वायरमेंट चेक करना, तीसरा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को अंडरस्टैंड करना। कह रहे हैं दोनों पार्टी के, कौन दोनों पार्टी, ऑडिटर एंड क्लाइंट, ऑडिटर एंड एंटिटी, दोनों के हित में है ये बात कि सबसे पहले ऑडिटर सेंड्स द एंगेजमेंट लेटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर भैया आएंगे, सारी टर्म्स कंडीशन लिखेंगे, अपनी फीस लिखेंगे, अपना एक्सटेंट लिखेंगे, इंडिपेंडेंसी के बारे में लिखेंगे, मुझे क्या क्या करना है, स्टॉक ऑडिट करना है, फलाना, ये लेटर लिख लेंगे, अच्छी खासी इस पे स्टैंप लगाएंगे, साइन कर देंगे और सामने वाले क्लाइंट पार्टी को भेज देंगे, ताकि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड की जा सके। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोई भी कंफ्यूजन होने से बच सकती है, बस यही लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया जी। उसके बाद अगला टॉपिक हो रहा है प्लानिंग एक्टिविटी। अब हम यहाँ पे चार्ट में फिर से देखते हैं हम कहाँ पे पहुंच गए। हमारे पास प्लानिंग प्रोसेस था यानी कि एलिमेंट्स था, उसके अंदर प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज थी जिसके अंदर 3 है, हम कर चुके हैं। ठीक है, जिसको दोबारा सुनना है तो वीडियो बैक करके अपना वो क्या कहते हैं स्पीड थोड़ी सी कम ज्यादा करके हिसाब से सुनते रहना। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आ गया हूँ, प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर स्ट्रेटेजी है और प्लान है। स्ट्रेटेजी जो है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है ओवरऑल देखना यार, मोटा मोटा, कि हमने ऐसे ऐसे करना है, हमने युद्ध लड़ने जाना है, हमने आईसीआई का पेपर देना है, सीए एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आर्टिकलशिप करूंगा, यहां से करूंगा, ये वाली क्लासेस लगाऊंगा, ऑडिट की रिवीजन ऐसे करूंगा, मोटा मोटा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी। लेकिन जब ऑडिट की क्लासेस स्टार्ट की, ओहो हो भाई साहब क्या है, पहले पहले तो पूरा बैच खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। जब बात होती है भाई साहब पेपर भी देने हैं, फिर हम आरटीपी एमटीपी पास ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, सजेस्टेड आंसर देखते हैं, अच्छा जी ऐसे ऐसे लिखना होता है। मतलब हम ऑडिट को कैसा पढ़ के आए थे, ठीक था, समझ में आती थी। जब पेपर में लिखने की बारी आई भाई साहब, तो आप उसके लिए प्लान बनाते हो कि भाई साहब कौन सा चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ना है, किसकी शॉर्ट टेक्निक्स मेमोरी टेक्निक्स बनानी है, किसका रट्टा मारना है, किसकी टेस्ट सीरीज लिखनी है। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। बोलो बात समझ में आती है? जी हाँ। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी तो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं भाई साहब कि ओवरऑल आपको ये करना है, लेकिन इस ऑडिट स्ट्रेटेजी में भी बड़ा धमाका है। देखिए जी, कह रहे हैं प्लानिंग एक्टिविटीज अब आपकी स्टार्ट हो गई। प्लानिंग एक्टिविटी में दो चीजें हैं, एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना और एक ऑडिट प्लान बनाना। जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, उसमें आप अपनी ऑडिट का स्कोप देखोगे कि मुझे क्या क्या करना है, टाइमिंग देखोगे कब कब करना है, डायरेक्शंस ऑफ द ऑडिट देखोगे कि किस हिसाब से मैं ऑडिट को डायरेक्ट करूं। दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट, दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर ऑडिट प्लान। मतलब पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओगे, उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि मुझे आगे क्या प्लान बनाना है। ये बॉक्स का ये मतलब है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी डेवलप करे मतलब गाइड करेगी आपको डेवलपमेंट ऑफ मोर ऑडिट प्लान की कैसे प्लान बनाए। यार पहले आपने देखना है ना कि भाई साहब मुझे इंटर क्लियर करनी है, सीए क्लियर करनी है, तो पहले आप ओवरऑल स्ट्रेटेजी देखोगे, तभी तो देखोगे कि ऑडिट की क्लासेस कहां से लें, कितना लगाएं क्लासेस, कब लगाएं, कैसे डायरेक्ट करें, तब उसके बाद ऑडिट प्लान बनता है। तो ये सारी इसके ऊपर एग्जाम, अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर, ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश करेगा ये सारी। ठीक है जी, ये लाइन दोबारा से रिपीट दी हुई है, प्रोसेस ऑफ
एस्टैब्लिशिंग जब हम ये ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, ठीक है, ये ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट करेगी हमारे ऑडिटर को टू डिटरमाइन सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में ऑडिटर को क्या हेल्प मिलेगी कि मेरे को क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर देखो लगाने हैं जी। सबसे पहला, क्या क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। जैसे समझ लो मुझे करनी है स्टॉक ऑडिट, तो स्टॉक ऑडिट के लिए जिसको वो स्टॉक की प्रॉपर नॉलेज होगी, ठीक है, उसको हम भेजेंगे। सच एज यूज ऑफ अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर भेजेंगे। जहां पे हाई रिस्क लग रहा है आपको, हाई रिस्क एरिया, वहां पे हम कैसे रिसोर्सेज डिप्लॉय करेंगे। इट मींस हाई रिस्क वाले एरिया में किसी एक्सपीरियंस टीम को भेजेंगे। जब कैश बुक की वाउचिंग करनी है, छोटे मोटे बीआरएस वगैरह करने हैं, ठीक है, उसमें आप कम एक्सपीरियंस टीम को भी भेज सकते हो, या फिर आपको एक्सपर्ट इन्वॉल्व करने हैं किसी कॉम्प्लेक्स मैटर पे। तो सबसे पहला ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हुए क्या चल रहा है हमारा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हुए आपको क्या चीजों की मतलब जरूरत पड़ने वाली है जो ऑडिटर को हेल्प करेगी। सबसे पहले क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं किस किस एरिया में, जो हाई रिस्क है तो एक्सपीरियंस टीम भेज देना। दूसरा, अमाउंट एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, मतलब आपको कितने रिसोर्सेज यार किसी एक काम पे लगाने हैं। क्या आप किसी एक काम पे पूरी की पूरी टीम लगा दोगे? नहीं। समझ रहे हो बात? अगर आपके पास 5 चिंकी मुंटू हैं तो सभी को थोड़ी ना एक काम पे लगा लोगे। तो ये चीज है कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, पहला है रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। दूसरा, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट द स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज, आ गया ना, देखो भाई, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, कितने टीम मेंबर भेजोगे इन्वेंट्री काउंट के लिए, वाउचिंग के लिए, या फिर लीगल काम वगैरह चेक करने के लिए, जीएसटी वगैरह सब कुछ चेक करने के लिए। तीसरा, व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी, व्हेन कह रहे हैं ये वाले रिसोर्सेज आपको कब लगाने हैं, ठीक है, इंटरिम स्टेज पे लगाने हैं या की कट ऑफ डेट्स पे लगाने हैं। मतलब पहले से ही चेक करा लोगे कि यार चल यार ऑडिट स्टार्ट हो गया, चेक करते रहो, या बिल्कुल मौके पे कट ऑफ डेट पे लगाओगे, लाइक लास्ट डेट तो में। और इन सारे रिसोर्सेज को कैसे मैनेज, डायरेक्टर सुपरवाइज करोगे, मतलब टीम को ब्रीफिंग डी ब्रीफिंग दोगे, कैसे मीटिंग्स, मतलब कौन मीटिंग्स कब आप लोगों ने लगानी है, एंगेजमेंट पार्टनर या मैनेजर कैसे रिव्यू करेगा, ये सारी चीजों को आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में 4 चीजें देखनी है। रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, दूसरा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, तीसरा व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज व्हेन, ठीक है, कब लगाने हैं, और उसके बाद उन रिसोर्सेज को मैनेज करना है, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। इस चीज के लिए अब आपको देखने पड़ेंगे फैक्टर्स। इससे पहले आपको देखना पड़ेगा मेरा ये वाला चार्ट, ठीक है जी, कहां गया चार्ट। तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हो गया, प्लानिंग एक्टिविटी पे है, प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में है, उसमें रिसोर्स वाला टॉपिक अभी अभी तो किया, तो रिसोर्स वाले टॉपिक में 4 आए, ठीक है। उसके बाद है फैक्टर्स वाला टॉपिक, यही है सबसे खतरनाक, यही है तांडव, इसी की वजह से ऑडिट हुई बदनाम। तो कह रहे हैं जी फैक्टर्स देखते हैं अब क्या क्या फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर्स, कह रहे हैं जब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएगा ऑडिटर तो किन किन फैक्टर्स का ध्यान में रखेगा। ऑडिटर शैल टेक द फॉलोइंग फैक्टर इनटू कंसिडरेशन, कह रहे हैं सबसे पहला आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। सबसे पहले तो पूरी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम देखेंगे कि हमारे इस ऑडिट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो इस ऑडिट का स्कोप डिसाइड करेंगे। सेम ऐसे ही सीए एग्जाम या सीए में अपीयर होने के लिए या सीए में एनरोल होने के लिए सबसे पहले ओवरऑल क्या देखेंगे, भाई साहब कितने सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे इसका मतलब पैटर्न है, 40 की एलिजिबिलिटी या पास 50 वाला पास है, एक्सटेंशन क्या है, सॉरी क्या बोलते हैं, एग्जामिशन क्या है, डिस्टिंक्शन क्या है, पहले फाउंडेशन है, मतलब ये सारा कुछ, मतलब मैं पर सीए कोर्स के क्या देख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जो उसके स्कोप को डिसाइड करेगा। इसके लिए अब आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए उस कंपनी में क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआरएफ एप्लीकेबल है, मतलब कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी का बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस, मतलब अगर कपड़े का काम है तो वैसा देखना पड़ेगा, अगर कोई लिक्विड काम है लाइक पेट्रोलियम वाली कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो तो उससे अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। फिर उस इंडस्ट्री का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देखोगे, कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो नहीं है सर, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बैंकिंग एक्ट है तो लफार वगैरह लगानी पड़ती है, बैंकिंग के रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ, क्या पिछली ऑडिट के कुछ एविडेंसेस आप ऑब्टेन कर सकते हो, यानी कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए क्या फैक्टर लगेंगे, सबसे पहला
जो हमारी ऑडिट एंगेजमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो जी। हमारे जो ऑडिट करने जा रहे हैं, सबसे पहला क्या कंपनी के ऊपर एफआरएफ एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, लिखो जी एक बार, क्या एफआरएफ एप्लीकेबल होते हैं। कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है जी, कंपनी की उस इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, और क्या एविडेंसेस प्रीवियस ईयर वाले आप यूज कर सकते हो कि नहीं। सर पहला ठीक है, पहला फैक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा फैक्टर, फिर अब आपको देखने हैं जो आपने ऑडिट ली है उसके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मतलब अगर आपको शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया तो उनको रिपोर्ट दे देना, आपको इनकम टैक्स वालों ने किसी स्पेशल पर्पस की ऑडिट के लिए दिया है, कोई स्पेशल पर्पस ऑडिट, तो उनको रिपोर्ट दे देना। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, किसको कम्युनिकेट करोगे। सबसे पहला एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, कब कह रहे हैं कि भाई साहब हमें सारी ऑडिट करके जल्दी जल्दी कम्युनिकेट रिपोर्ट कर देना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स टू डिस्कस द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क विद द मैनेजमेंट, फिर आपको देखना है क्या एंटी लग रहे हैं जो आपको मैनेजमेंट के साथ काम करने हैं। डिस्कशन विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, फिर उनको ये भी बताना कि हमें टोटल कितना टाइम लगेगा, डिस्कस कर लेना मैनेजमेंट के साथ। क्या डिस्कस करना, टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड इंक्लूडिंग द ऑडिट रिपोर्ट, कब तक दे दोगे, एक दो महीनों में दे दोगे, कौन सी डेट तक दे दोगे। फिर दोबारा से मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट, कह रहे हैं जैसे जैसे काम चलता रहेगा ना उनको स्टेटस देते रहना। बहुत बढ़िया है जी, ये तो बहुत ही बढ़िया है। एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के साथ, नेचर ऑफ टाइमिंग ऑफ मीटिंग्स, मतलब उसके बाद यार ये सारा जो जो काम होता जा रहा है एंगेजमेंट टीम मेंबर के साथ वो टाइमिंग और रिव्यू करते चले जाना। ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव हैं ताकि आप मैनेजमेंट को बता सको हमें किसको रिपोर्ट देनी है, क्या टाइम टेबल पे देनी है, कितने टाइम में देनी है। डिस्कस विद द मैनेजमेंट कर लेना है, एंटी ऑफ द ऑडिट वर्क विद द मैनेजमेंट, उसके बाद डिस्कस कर लेना मैनेजमेंट के साथ क्या स्टेटस है, ठीक है, और कब उसको रिपोर्ट दे दोगे, और टाइमिंग ऑफ द रिव्यू ऑफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म, ठीक है जी। तीसरा, कंसीडर द फैक्टर दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर, रिव्यू ऑफ द ऑडिट ये इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट, कह रहे हैं अब तीसरे नंबर पे। सर एक बार फिर से बता दो क्या चल रहा है, ऑडिट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी चल रही है जिसमें हमने पहला क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, कंपनी के बारे में, ठीक है, एफआरएफ के बारे में। दूसरा हमने देखा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तीसरा अब हम देख रहे हैं ऑडिटर के, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी प्रोफेशनल जजमेंट से जो मैटर सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी, वो देखने हैं। ऑडिटर नीड्स टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम टुवर्ड्स द मैटर जो सिग्निफिकेंट है। प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, ये आया ना वर्ड, मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर, ये तीन चीजें इकट्ठी चलती हैं, ट्रांजैक्शंस, किसी के बैलेंसेस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर, ठीक है जी। तो वो प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन आप कर लेना, कौन कौन से ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर, बोलना मेरे साथ साथ एक बार के लिए, बोलो बोलो, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर, ठीक है जी, कौन कौन से वो बोले मटेरियल हैं, ठीक है। तो वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हुए देख लेना। मोर एनर्जी नीड टू बी डिवोटेड, ये आती है ना बढ़िया शब्द, मोर एनर्जी, कह रहे हैं भाई साहब एनर्जी लगाना सिग्निफिकेंट मैटर पे, ठीक है जी, लिबर लिबर वाले टॉपिक पे नहीं लगाना, कह रहे हैं ताकि डिजायर आउटकम हो सके। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन विच में डिटरमाइन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई, कह रहे हैं जो आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन मिली है उनकी वॉल्यूम मिली, देख लेना कि आपको उसके ऊपर रिलाई करना है कि नहीं करना, मतलब ऑडिटर की एफिशिएंसी उससे बढ़ेगी कि नहीं, आप क्या कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई कर सकते हो। मतलब कंपनी ने जो इंटरनल कंट्रोल लगाया, सिक्योरिटी गार्ड लगा लो, ठीक है, क्या कहते हैं आपके अकाउंटिंग के ऊपर जो सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं उनकी इंक्रिप्शंस लगा लो। फिर सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट देख लेना कि क्या चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशन तो नहीं हो रहे, मतलब बैंकिंग एक्ट चेंज हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग आप देख लेना। ये सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो ऑडिटर ध्यान में रखेगा। फिर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एफआरएफ सच एज चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका एग्जांपल तो इन्होंने बता दिया। यहाँ पे चेंज इन कंपनीज एक्ट हो रहा है, जैसे हमारा इनकम टैक्स एक्ट नहीं चेंज हो रहा, इन आईटी एक्ट 2025 आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट मैटर है, ऑडिटर ध्यान से देखेगा। या अदर सिग्निफिकेंट मैटर सच एज कोई लीगल इन्वायरमेंट तो नहीं चेंज हो रहा अफेक्टिंग द एंटिटी, जैसे इसकी एग्जांपल सर बता दो, प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक पॉलिथीन बैन होते हैं ना, तो
ये तो ओवरऑल लीगल इन्वायरमेंट पूरे की पूरी बाहर का ही कंपनी बंद कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इंडस्ट्री वाइज ही गवर्नमेंट। तो ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से देखेगा, जो मैटर सिग्निफिकेंट है उनके ऊपर ध्यान देगा। सबसे पहले वो देखेगा क्या मुझे कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलाई करना है, पहला रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। दूसरा देखेगा क्या चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो नहीं आ रही इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। फिर देखेगा चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं हो रहा, या फिर आगे देखेगा चेंजेस इन लीगल इन्वायरमेंट तो नहीं हो रहा, डी पॉइंट। फिर उसके बाद देखेगा, डी पॉइंट हो गया, क्या चल रहा है हमारा, एक बार के लिए ध्यान में रखते चले जाना। ऊपर से चल रहा है प्लानिंग प्रोसेस, उसका प्लानिंग एक्टिविटी, प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर ऑडिट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के अंदर फैक्टर्स, फैक्टर्स के अंदर चौथा। बहुत बढ़िया, ऐसे से बोलोगे ये टॉपिक तो तभी, ये टॉपिक तभी काम में आएगा भाई साहब। कह रहे कंसीडर द रिजल्ट ऑफ, कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। भाई साहब प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी याद है करी थी, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी 3 कॉन्टिन्यूएंस, एथिकल रिक्वायरमेंट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, वेयर एप्लीकेबल, वेदर नॉलेज गेन्ड और अदर एंगेजमेंट परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी। ठीक है जी, देखते हैं। कह रहे हैं भाई साहब कंसीडरिंग द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, जो आपने प्री एक्टिविटी की थी उसके रिजल्ट को अगर हम कंसीडर करते हैं, या जो भी नॉलेज गेन मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मतलब कह रहे हैं कि यार अब मैं क्या बोलूं भाई साहब, फैमिली टॉपिक है, क्या बोले बंदा, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट है उसको कंसीडर करके चलना, ठीक है जी। कैसे, रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट दैट इन्वॉल्व द इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, जो भी प्रीवियस ऑडिट में आपने रिजल्ट ऑब्टेन किए हैं ना, ठीक है, क्या कंपनी का इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं, वो आप ध्यान में रखना। अगर आपको कोई डेफिशिएंसीज लगती हैं तो एक्शन ले लेना। पहला, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का क्या ध्यान में रखना है, क्या कंपनी का इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, कोई डेफिशिएंसी मिलती है, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो जो एक्शन आपको लेने हैं तो उसको ध्यान में रखना। और मैनर्स इन विच ऑडिटर एम्फसाइज टू एंगेजमेंट टीम मेंबर द नीड टू, हाँ ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी टीम एक क्वेश्चनिंग माइंड मेंटेन रखे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखे और एविडेंसेस कलेक्ट करती रहे। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट आप कंसीडर करोगे क्या क्या, सबसे पहला इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस चेक करनी है, कोई डेफिशिएंसी है तो एक्शन ले लेना। एंगेजमेंट टीम मेंबर्स क्वेश्चनिंग माइंड बना के रखे, ऐसे नहीं कि जो उन्होंने बोला हमने मान लिया, क्वेश्चनिंग माइंड बना के रखे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बना के रखे और ऑडिट एविडेंस ले और इवेलुएट करे। आखिरी आ गया जी फैक्टर का पांचवा, असरटेन द एनटीई ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी। कह रहे हैं अगर आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए तो उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट देख लेना। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू टीम इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर। ठीक है जी, सबसे पहले एक अच्छी टीम चुन लेना, ठीक है जी, जो जो आप रिसोर्सेज नहीं डिप्लॉय कर रहे थे, मतलब टीम मेंबर्स, अच्छी टीम चुन लेना। एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स होने चाहिए जहां पे हायर रिस्क होगा, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी। तो जहां पे हायर रिस्क होगा वहां पे आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना है, ओके जी। मतलब कि असरटेन द एनटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी, मतलब जो ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए यानी कि टीम मेंबर्स, उनका एनटीई नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट देख लेना, किस हद तक कितने मेंबर वगैरह आपको लगाने हैं, ठीक है जी। सांस ले लो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी फाइनली खत्म हुआ। पॉइंट नंबर 1 स्कोप, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट, एनटी ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ऑडिटर ऑफ टी किसी एक कंपनी का वरीड है एज टू द मैनेजमेंट ऑफ की रिसोर्सेज टू बी एम्प्लॉयड बाय द कंडक्ट ऑडिट, हाउ द ऑडिट स्ट्रेटजी वुड बी हेल्पफुल। आपको पता लग जाएगा इससे क्या क्वेश्चन बन के आएगा। गहरी सांस लो, 10 सेकंड का पॉज लो, सोचो। क्रिकेट मैच चल रहा है, मैं स्कोर्स देख लेता हूं। सोचो सोचो क्या टॉपिक होना चाहिए। इंडिया के 4 आउट हो चुके हैं, ठीक है जी। सर कौन कौन खेल रहा है बता दो बेटा, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, ठीक है जी, 4 आउट हो चुके हैं। बस इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन सी डेट पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।
मंथ, डेट, टाइम सब कुछ पता चल जाएगा। ना ना ना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। ठीक है सर, आगे चलिए। इसमें आपको लिखने हैं जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में वो रिसोर्सेज डिप्लॉयड वाला टॉपिक था ना, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में जो रिसोर्सेज डिप्लॉयड वाला टॉपिक था, रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट। ठीक है जी। तीसरा, व्हेन द रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, मतलब इसमें व्हेन आना चाहिए वर्ड, व्हेन। ठीक है, और रिसोर्सेज का मैनेज, डायरेक्शन, ये टॉपिक है जी आपके पास। चलो जी आगे चलते हैं। सर एक बार इसके लिए चार्ट में आ जाए। हाँ ये ठीक किया आपने, चार्ट में आ जाओ जी। चार्ट में अब मेरे पास क्या क्या हो चुका है इस ट्री में। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के 3 हो गए, प्लानिंग एक्टिविटी, उसके ऑडिट स्ट्रेटेजी के रिसोर्सेज हो गए, उसका क्वेश्चन आ गया। और सर अभी भी स्कोर देख रहे हो? नहीं, कैमरा ऑन कर रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, रिसोर्सेज वाले टॉपिक में 4 पॉइंट देख लिए, फैक्टर देख लिए 5। अब आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, इजी टॉपिक, इजी टॉपिक। इससे मेरी प्लानिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएंगी। चलो भी आ जाओ। कह रहे हैं अब ओवरऑल ऑडिट प्लान कैसे करोगे, ये अब आप लोगों ने ना बीच में पढ़ लेना। ओवरऑल ऑडिट प्लान मैंने आपको बस ये बता दिया, ये मोर डिटेल्ड होता है। ठीक है जी, डिटेल्ड होगा तो ये स्ट्रेटेजी के बाद ही आएगा। ठीक है जी, इसमें आपको एस से 300 लगा के, ठीक है, ऑडिटर शेल डेवलप द ऑडिट प्लान करेगा। उसमें 3 चीजें देखेगा, एनटी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप। सबसे पहला क्या देखेगा, एनटीई ऑफ रैप। रैप का मतलब होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, रिस्क को असेस करना है, रिस्क ज्यादा है कम है, हायर रिस्क है लोअर रिस्क है। फिर अगर उस रिस्क को अगर हमने असेस कर लिया, देखना है उसके ऊपर आगे क्या क्या काम करें, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करें फर्दर, दैट इज कॉल्ड एनटी ऑफ फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, रैप फैप, रैप फैप। और तीसरा देखेगा अदर ऑडिट प्रोसीजर, जो मेरे को ऐसे कंप्लायंस करने के लिए कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर मुझे चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें ऑडिटर प्लान करके चलेगा, पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएगा फिर प्लान बनाएगा। लेकिन इसमें यह भी बताया गया कभी कभी ऐसी भी चीजें आती हैं, जरूरी नहीं है कि प्लान जो है वो बिल्कुल एंड में होगा और ऑडिट स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगी, नहीं, दोनों मतलब साथ साथ भी चल सकते हैं। अरे ये चार्ट तो इधर बना हुआ था, लेकिन इसके अंदर इन्होंने नहीं बताया प्रीलिमिनरी पे कितने पॉइंट थे, 3, प्लानिंग एक्टिविटी में 2, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में कौन कौन से 2 टॉपिक थे बता दो, मैं मान जाऊंगा कि तुमने पिछला आधा घंटा ढंग से सुने। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बताओ, लिखो खुद को बता दो। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में 4 तो थे रिसोर्सेज वाले पॉइंट, ठीक है, 5 थे फैक्टर्स। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान ये मोर डिटेल्ड है, इधर डाल देंगे ग्रेटर देन। ठीक है, ये ज्यादा डिटेल्ड है। इसके अंदर हमने 3 पॉइंट देखे। ठीक है, रैप फैप वाले प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट में हमने 3 पॉइंट्स देखे थे। ठीक है, 5 फैक्टर्स उसके बाद आगे थे। ये अंडरस्टैंडिंग वाले तो रेगुलर बैच में तो खैर मैं कराता हूं, अभी आप लोगों ने देख लेना है। अब वही कह रहे हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान में क्या मतलब डिफरेंस है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ऑडिट स्ट्रेटेजी ओवरऑल अप्रोच बताता है, भैया मेरे को सीए करनी है, मुझे ओवरऑल देखना है, कितने सालों में हो जाएगी, कितनी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, कितना खर्चा होगा, कब कब मैं मतलब इंटर्नशिप करूंगा, कब कब किस किस टीचर की क्लासेस लूंगा, दैट इज कॉल्ड ऑडिट स्ट्रेटेजी, यानी कि ओवरऑल ऑडिट, ओवरऑल ऑडिट अप्रोच। जबकि ऑडिट प्लान उसके अंदर डीप में जाके भाई साहब प्लान करना शुरू कर देता है कि भाई साहब ऑडिट स्ट्रेटेजी तो बन गई, अब आगे ऑडिट प्लान बताते हैं। ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है वो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन बताती है, एसटीडी बोलता हूं मैं इसको। जो ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो आपको एसटीडी बताती है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। ठीक है, जबकि ऑडिट प्लान बताता है कि स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करें। और ऑडिट स्ट्रेटेजी, द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन ऑडिट। ठीक है जी, ये आप लोगों ने अपने आप पढ़ लेना है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एक बार के लिए मैं ये देख लेता हूँ इसमें कौन सा की पॉइंट निकलता है। एक बार ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बन गई, फिर मेरे को कर लेना ओवरऑल ऑडिट प्लान। ठीक है जी, टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, आपको ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेने हैं। ठीक है जी, हाँ ये देखो ये आ गया ना, मेरे को ये पॉइंट बताना था, इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आएगा भाई साहब, इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एग्जाम में क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, ये वाला क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है। ये जान के क्वेश्चन छोटा मोटा तो डालेंगे नहीं, जान के क्या करेंगे, बीच में से पैराग्राफ उठाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने रट्टा नहीं मार रहे ना, पहले स्ट्रेटेजी फिर प्लान, ठीक है होता है। लेकिन अगर मुझे प्लान में स्ट्रेटेजी को दोबारा दोबारा रिवाइज करने की जरूरत पड़ी, चेंज करने की जरूरत पड़ी, साथ साथ चलने की जरूरत पड़ी, तो वो भी ध्यान रखना। इसलिए कह रहे हैं ये क्लोजली इंटर रिलेटेड है। सिंस चेंजेस इन वन मे रिजल्ट टू, स्ट्रेटेजी में चेंज हुआ प्लान चेंज करना पड़ेगा, प्लान में चेंज हुआ हो सकता है बैक स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। एग्जाम में ये वाला पैराग्राफ बन के आएगा, एग्जाम एक्सपेक्टेड है, यही पैराग्राफ बन के आएगा, फिर कहेंगे कि बताओ। अगला टॉपिक
कह रहे हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हो जिसमें 4 रिसोर्सेज वाला टॉपिक, 5 फैक्टर वाला टॉपिक। सर ऐसे याद करके बड़ा ठीक लगता है। हाँ, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में 4 रिसोर्सेज वाला टॉपिक, एसटीडी भी आएगा इसमें, या फिर 5 फैक्टर वाला टॉपिक। एंड द ऑडिट प्लान, चाहे तो ऑडिट प्लान हो 3 वाला, एंटी ऑफ रैप फैप अदर ऑडिट प्रोसीजर, सारी की सारी जिम्मेवारी ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई साहब। ऑडिटर ध्यान रखेगा इन सारी चीजों का, वो रिस्पॉन्सिबल है, पैसा भी तो उसको मिल रहा है ना। तो कह रहे हैं ठीक है जी, विदाउट, हाँ तभी तो कह रहे हैं ये विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, सारा कुछ ऑडिटर इन चीजों को ध्यान में रखेगा। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, कह रहे हैं अगर ठीक है ऑडिट के दौरान कुछ चेंज आता है प्लान में, ऑडिट में, ये ऑलरेडी हो चुका है तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लान, दोनों में से कुछ भी है। कई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गई, चेंजेस इन कंडीशंस हो गई, जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं आपने, ठीक है, प्रोसीजर परफॉर्म किया है, तो ऑडिटर ओवरऑल मॉडिफाई कर सकता है जी पूरी ऑडिट स्ट्रेटजी को या प्लान को। कह रहे हैं क्या मतलब आपको नया क्या मिल गया जिससे आपको चेंज करना पड़ रहा है सारा कुछ। कह रहे हैं अगर ऑडिटर्स की अटेंशन में कुछ ऐसे मैटर्स या एविडेंसेस आते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन आती है दैट डिफर सिग्निफिकेंटली, मतलब वो बहुत ही चेंज है भाई साहब। आपने बोला हमारी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ है, उसके हिसाब से बताओ क्या फीस लोगे, कितना स्टाफ भेजोगे, ओवरऑल क्या बनाओगे जी। तो आपने वैसे बाद में पता चला भाई साहब 10 करोड़ एक खाली खाली एक यूनिट की है, ओवरऑल आपकी सेल निकल रही है 60-70 करोड़। भाई साहब ऐसे थोड़ी होगा, तो सारी चीजें आप लोग चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल डिटेल चेकिंग, ये मैंने बता दिया ना भाई, टर्नओवर अगर कम ज्यादा हुई, मतलब आपको लग रहा है टर्नओवर 10 करोड़ से बढ़ के बाद में पता चला 65 CR है, या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन। उसके बाद लास्ट टॉपिक देखते हैं जी, लास्ट टॉपिक नहीं मतलब डॉक्यूमेंटेशन से पहले, प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। कह रहे हैं ऑडिटर शैल प्लान करेगा एंटी ऑफ द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम और रिव्यू, मतलब उनके काम को हमने डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, उनको गाइड करना है, रिव्यू करना है। और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सुपरविजन क्या देखेंगे यार, मतलब वो डिपेंड करेगा कई फैक्टर्स के ऊपर। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स, ये क्या है फैक्टर्स। सबसे पहले कंपनी का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑडिट एरियाज क्या है, इंटरनल ऑडिट है या क्या कहते हैं स्टैट ऑडिट है, कंपनी के अंदर असेस्ड क्या रिस्क असेसमेंट निकल के आए हैं, मतलब रोमम निकल के आए हैं, इसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या निकल के आई है, और इंडिविजुअल टीम मेंबर्स की क्या कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी है। ये सारे फैक्टर ध्यान में रखोगे आप अपने इस ऑडिट की मतलब वो करने के लिए, क्या कहते हैं सुपरविजन या रिव्यू करने के लिए। एसटीडी देखोगे इसको, डायरेक्टर सुपरवाइज करोगे, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, एरियाज ऑफ ऑडिट, असेस्ड रोमम, ठीक है, और कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द एंगेजमेंट टीम। लास्ट में इन सारी चीजों को आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करके चलोगे, ईमेल करके रखोगे। ठीक है जी, कि क्या ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्या प्लान थे, क्या चेंजेस थे। आपको जान के हैरानी होगी ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ई मतलब एग्जाम, क्या चीज की डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, कह रहे हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी की डॉक्यूमेंटेशन रख लेना, प्लान की, और जो भी आपने ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट कोई चेंजेस किए हैं, ठीक है, उसकी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को रखकर चलनी है। अगला टॉपिक ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट है जी, ये 8th टॉपिक, मतलब आईसीए के हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम ये लास्ट है। ऑडिट प्रोग्राम जैसे हमने डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान खत्म किया ना, मोर डिटेल्ड है, ये कहने का मतलब उसी के एक तरह से पैटर्न में चल रहा है। कह रहे हैं कि अगर आपको जो बड़ी ऑडिट्स करनी है, मतलब अच्छी कंपनीज की थोड़ी बिगर ऑडिट्स अगर आपको करनी है, तो ऑडिट प्रोग्राम हमेशा तो जो ऑडिट प्रोग्राम है वो हमेशा बिगर ऑडिट्स के लिए आपको चाहिए होता है। जितनी बड़ी कंपनी की, जितने बड़े क्लाइंट की आप ऑडिट करोगे ना, एक तो रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए कि किस किस एंगेजमेंट टीम के मेंबर ने क्या क्या करना है, कितने दिन में रिपोर्ट सौंपनी है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या डिटेल्ड वाउचिंग करनी है, और हर किसी के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है उसको क्या क्या करना है और किसको रिपोर्ट करेगा, ताकि बाद में रिव्यू किया जा सके, अकाउंटेबल किया जा सके। ये सारा कुछ ऑडिट प्रोग्राम यानी कि स्टार्टिंग में आपको बना के चलना पड़ता है। कह रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम हमेशा बना लेना चाहिए जी, बहुत बढ़िया है। इसमें क्या लिखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स, कि क्या क्या आपको ऑडिट में
एग्जामिन करना है, वेरिफिकेशन करना है, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो एक ऐसा ऑडिट प्रोग्राम आपको डिजाइन कर लेना है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइंट, ताकि जो क्लाइंट के अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग है उसके हिसाब से आप काम कर सको। तो ऑडिट प्रोग्राम में क्या चलेगा, ऑडिट प्रोग्राम में आपने क्या लिखना है, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो आपको अप्लाई करने हैं उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने के लिए, so that you can obtain the sufficient evidences। आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको वेरिफिकेशन स्टेप्स लिखने हैं कि मुझे क्लाइंट के एफएसए डेटा में ये सब चीजें चेक करनी है। इसी वजह से आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, इसलिए ऑडिट प्रोग्राम बनाना है ताकि आप ऑडिट एविडेंसेस, सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सको, ताकि ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। एक बार फिर से एक बार के लिए रिकॉल करें, क्या है ऑडिट प्रोग्राम में, क्या होंगे, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है, क्यों बना रहे हो, ताकि आप एविडेंसेस ऑब्टेन कर सको, एविडेंसेस ऑब्टेन करने के बाद आप एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल्ड प्लान होता है टू अप्लाई द ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने का एक डिटेल्ड प्लान होता है। ऑडिट मतलब आप डिटेल्ड प्लान को कह रहे हो ऑडिट प्रोग्राम है, ताकि ठीक है जिस सर्कमस्टांसेस में या आप अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस टेक्निक्स फॉलो करनी है ताकि आप ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सको। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये तो ऑडिट प्रोग्राम का एक तरह से मीनिंग था। उसके बाद इवॉल्विंग वन प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल द बिजनेस। यार ऑब्वियस है ना, आप एक समझ के चलो यार, आपने यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम की एक लिस्ट बना ली। ठीक है, आपने ऑडिट प्रोग्राम की लिस्ट बना ली कि क्या टाइमिंग है, ठीक है, क्या स्कोप रहने वाला है, क्या मुझे चेकिंग करनी है, क्या मुझे ठीक है वेरीफाई करना है। ये आपने सारी की सारी सीरीज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बना लिए। फॉर एग्जांपल ये एक टेक्सटाइल आपका मतलब गारमेंट्स वाला, कोई टेक्सटाइल वाले या गारमेंट्स वाले आपके क्लाइंट हैं, लेकिन इसी हिसाब से, लेकिन अगर आप किसी पेट्रोकेमिकल वाले या किसी एक लिक्विड जैसे लिकर हो गई शराब, अगर आप उसकी किसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो, क्या यही वाला ऑडिट प्रोग्राम सही रहेगा क्या? आपने वहां पे लगाया कि नंबर ऑफ यूनिट काउंट करने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, साइजेस क्या क्या है टेक्सटाइल वाले में, वैसा देखोगे। क्या जो पेट्रोल वाली कंपनी है, पेट्रोल वाली कंपनी में आप ये सब चीजें चेक करोगे? नहीं, उसका ऑडिट प्रोग्राम अलग बनेगा। तो इन्होंने बोला बिजनेस जैसे कि वेरी कर रहा है नेचर में, साइज में, कॉम्पोजिशन में, तो जो ऑडिट प्रोग्राम आपने एक बिजनेस के लिए बनाया वो दूसरे बिजनेस के लिए, दूसरी एंटिटी के लिए वो प्रोग्राम जरूरी नहीं है काम आए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही हर किसी क्लाइंट के सर्विसेज जो हैं वो अलग अलग होती हैं, तो ऑडिटर देखेगा असाइनमेंट टू असाइनमेंट, ऑडिट टू ऑडिट की क्या प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है जी, तो इस वेरिएशंस की वजह से एक ऑडिट प्रोग्राम सभी ऑडिट्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इसलिए नेसेसरी हो जाता है टू स्पेसिफाई इन द डिटेल द ऑडिट प्रोग्राम एंड नेचर ऑफ वर्क टू बी डन। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जैसे कंपनी एक के लिए, ठीक है, कंपनी वन के लिए ऑडिट प्रोग्राम अलग हो, कंपनी टू के लिए ऑडिट प्रोग्राम में जो चेंजेस हैं वो जरूरी आप वो कर देना। ठीक है जी, बड़ा इजी टॉपिक था। ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग हो गया, डिटेल्ड वगैरह चलेगा। फिर उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम जो है वो सभी बिजनेस के लिए सेम ऑडिट प्रोग्राम प्रैक्टिकल नहीं है। तीसरा है, अगला टॉपिक है, नेक्स्ट है असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड। ठीक है जी, आपको सिंपल यार नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, ठीक है जी, कि आपको किसी भी कंपनी में ऑडिट एंगेजमेंट पूरे करने के लिए जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, एक ओपन माइंड से रहना। इन केस अगर बिजनेस में कुछ चेंजेस हो गई, ठीक है, लॉ में कुछ चेंजेस हो गई, रेगुलेटरी में कुछ चेंजेस हो गई, तो आप अपना ऑडिट प्रोग्राम को दोबारा रिवॉल्व कर पाओ, चेंज कर पाओ, ये सब चीजें हैं। सबसे पहले ऑडिटर कंपनी की नेचर, साइज, कॉम्पोजिशन के हिसाब से, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड करता है और उस हिसाब से एक ऑडिट प्रोग्राम तैयार करता है। फिर एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क। मेनली एक्सपीरियंस कब पता चलता है? लिखते टाइम, जहां पे तो आपने प्रोग्राम बनाया ना उस टाइम थोड़ी पता चलेगा, लेकिन जब आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपको पता चल जाता है। तो फिर प्रोग्राम में बी ऑल्टर टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशंस व्हिच वर लेफ्ट आउट ओरिजिनली। जब आप प्रोग्राम बना रहे थे, फिर जब आप करने लगे, तो जब हम काम करने लगे थे तब हमें पता चला कि ये सिचुएशंस भी हैं पड़ी, तो जो ओरिजिनली आप प्रोग्राम में कोई टर्म्स कंडीशन पॉइंट नहीं डाल सके वो बाद में डाल देना। तो मेनली ये टॉपिक था। ठीक है जी, उसके बाद पीरियडिकल रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम बन गया तो इसका टाइम टू टाइम पीरियडिक रिव्यू करते रहना, और ठीक है ऑब्टेनिंग द रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंस अबाउट द ट्रांजैक्शंस। आपको जो ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, रिव्यू करना है कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, तो अपनी प्रॉपर नॉलेज ले लेना, एविडेंसेस ले लेना।
अनलेस दिस इज डन एनी चेंज इन द बिजनेस पॉलिसी। ठीक है, अगर इन केस बिजनेस पॉलिसीज में चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई भी सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं और आप अपने ऑडिट प्रोग्राम को जो आपने अपने टीम मेंबर्स को दिया या जो आपने ऑडिट में लगाया, अगर आप उसको टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं कर रहे, वहां से बिजनेस चेंज हो रहा है, कंडीशंस चेंज हो रही हैं, बिजनेस के सर्कमस्टांसेस में उतार चढ़ाव आ रहे हैं और आपने अपने ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू नहीं किया, नेग्लिजेंट नेग्लिजेंट ठीक है, तो आपने क्या किया, नेग्लिजेंस यहाँ पे अप्लाई करी, जिससे आपकी पूरी ऑडिट नेग्लिजेंटली कंडक्टेड की जाएगी। फिर उस केस में ऑडिटर को लीगल एक्शंस, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर आपने चेंज इन बिजनेस के साथ साथ चेंज इन प्रोग्राम नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहो। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑडिट प्रोग्राम ना सिर्फ लिस्ट बताती है कौन कौन से काम करने हैं, कई तरह की ऐसी इंस्ट्रक्शंस बताती है, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कितना करना है, सैम्पलिंग प्लान क्या है। ठीक है, तो अगर ऑफिशियली ऑडिट प्रोग्राम आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ, जो आपने वहां पे असिस्टेंट लगाए हैं उस जॉब को करने के लिए, वो सारा कुछ नहीं है, तो उनको पता क्या लगेगा, कई पर्सन को लगेगा कि अगर आप ऑडिट को रिव्यू नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे, तो बड़ा रिजिड है। जरूरी नहीं है ये रिजिड है, कई बार हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम सेम ऑडिट प्रोग्राम जो ओरिजिनली शेड्यूल है उसको चलते रहना देंगे, नहीं तो कई बार अगर हमें होगा तो चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम। जब आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तब आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे, कह रहे हैं ऑडिट प्लानिंग नॉर्मली कब से स्टार्ट होती थी, ऑडिट प्लानिंग कब से स्टार्ट होती है, पिछली ऑडिट खत्म होने से लेके, ठीक है, वहां से आपका ऑडिट प्लान शुरू हो जाता है, साथ ही साथ आपका ऑडिट प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। इट शुड बी रिकंसीडर्ड फॉर मॉडिफिकेशन एज द ऑडिट प्रोग्रेस। अगर आपकी ऑडिट चल रही है तो अगर इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो उसको आप ध्यान में रख के चलोगे। सच कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन। कह रहे हैं ये कंसिडरेशन मतलब जो आपने कंसीडर करना है कि ऑडिट प्रोग्राम को क्या पता मॉडिफाई करने की जरूरत पड़े, ये कैसे पता चलेगा, कह रहे हैं जैसे आप कंपनी का इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हो, या आपने प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन जो की थी, या फिर जो आपके रिजल्ट थे कॉम्प्लायंसेस को लेके या सब्सटेंटिव प्रोसीजर यानी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को लेके, उनके बेसिस पे आप ध्यान रखना क्या ऑडिट प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है। उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिटर कंक्लूड कर सकता है कि क्या मुझे कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करना है कि नहीं करना, कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव या एफिशिएंट थे कि नहीं थे। अगर आपको उस पर रिलाई करना है तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ऑडिटर ये भी डिसाइड कर सकता है नॉट टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल, कि मुझे कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भरोसा नहीं करना आंख बंद करके, मुझे अपनी तरफ से सारी चेकिंग या ऑडिट करनी है कि इंटरनल कंट्रोल सही है क्या, उन इंटरनल कंट्रोल से मैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ले पा रहा हूं कि नहीं ले पा रहा। फिर ऑडिटर कंसीडर करेगा टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर, कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी असिस्टेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर ऑडिट एक्सपर्ट। मतलब इस वाले पॉइंट में जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम अपना ऑडिट प्रोग्राम, तो मुझे क्या देखना है, क्या मैं कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई कर सकता हूं कि नहीं, वो मेरी अपनी मतलब वो रहेगी, कॉल रहेगी। उसके बाद क्या टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर रहने वाला है, क्या कोऑर्डिनेशन रहने वाला है, असिस्टेंस आपको चाहिए नहीं चाहिए, कितने चाहिए, या कोई और एक्सपर्ट की आपको जरूरत है कि नहीं। फर्दर द ऑडिटर नॉर्मली हैज द फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसाइडिंग व्हेन टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है जी, ऑडिटर अपनी मर्जी से देख सकते हैं क्या है, लेकिन कभी कभी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती टाइमिंग को लेके। और ठीक है यार, ये अपने आप देख लेना, एक पॉइंट छोटा सा है। अब कह रहे हैं जो प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए आपको फॉलोइंग पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक ऑडिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट किया गया है, तो आपका स्टॉक से रिलेटेड सारी कुछ चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते बताओ भैया डेटर्स की कंफर्मेशन दो, मुझे बैंक बैलेंस की रिकंसिलेशन दो, नहीं। आप अपने स्कोप और लिमिटेशंस में रहोगे ऑडिट प्रोग्राम बनाते हुए जो आपको असाइनमेंट या काम दिया है। फिर ऑडिट प्रोग्राम जो है वो रिटर्न होना चाहिए ताकि उसमें आप प्रोसीजर लिख सको और उसी को इंप्लीमेंट करना है। फिर क्या एविडेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं, उस बेस्ट एविडेंसेस जो अवेलेबल हैं उसको आप चूज करो। अप्लाई ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिश द वेरिफिकेशन। आपको वो स्टेप्स और प्रोसीजर लगाने हैं जो आपके ऑडिट को अचीव करने के लिए, पर्पस को अचीव करने के लिए यूजफुल हो। इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरियाज
एंड सफिशिएंट डिटेल विच सर्व्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कह रहे हैं ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स भी अपने बना के चलना, हर एरिया के क्या ऑडिट ऑब्जेक्टिव हैं ऑडिट प्रोग्राम में लिख के चलना, सफिशिएंट डिटेल लिख के चलना इंस्ट्रक्शंस की जो आपने अपने असिस्टेंट को देनी है। क्या उस ऑडिट में एरर आने की पॉसिबिलिटीज आपको दिखेंगी, ऑडिट प्रोग्राम में लिख रखना, और कोऑर्डिनेशन द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू द रिलेटेड आइटम्स, लास्ट में कोऑर्डिनेट करके चलना। कह रहे हैं 7 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या टॉपिक है, ये है कंस्ट्रक्ट द ऑडिट प्रोग्राम। तो इस ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहला पॉइंट विद इन द स्कोप और लिमिटेशन होना चाहिए, दूसरा रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए, तीसरा क्या क्या एविडेंसेस अवेलेबल हैं तो हमें बेस्ट एविडेंसेस चाहिए, चौथा ओनली वो वाले स्टेप लगाओ जो यूजफुल हो वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, पांचवा ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स उसमें लिख के रखना कि ऑडिट प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव्स लिख के रखना जो हमें अचीव करने हैं, एरर्स की पॉसिबिलिटीज पहले से ही देख के चलना। ठीक है जी, कोई ऐसी इन्वेंट्री आप काउंट कर रहे हो जो ओपन में पड़ी है, रेन आने के चांसेस हैं, तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज आप देख के चलना, और लास्ट में कोऑर्डिनेट करके चलना सारे प्रोसीजर रिलेटेड आइटम्स के। ठीक है जी, उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम, नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस। आप अपना ऑडिट प्रोग्राम इस हिसाब से बनाना कि आपको सारे के सारे एविडेंसेस मिल सके। ठीक है जी, ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं, कह रहे ऑडिट एविडेंस होती है एक ऐसी इंफॉर्मेशन, ऑडिट एविडेंस क्या होंगे, कोई इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर टू अराइविंग एट अ कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इन बेस। कह रहे हैं ऑडिट एविडेंसेस क्या होती है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर ऑडिटर का ओपिनियन भी बेस्ड हो सकता है। इसलिए ऑडिट एविडेंसेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ऑडिट एविडेंस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, अदर इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड को नंबर 1, अदर इंफॉर्मेशन को नंबर 2। अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो तुम्हें पता ही है, सारी किताबें। अदर इंफॉर्मेशन में बैंक स्टेटमेंट्स हो सकती है, इन्वेंट्री काउंटिंग हो सकती है, ठीक है, किसी की कंफर्मेशन हो सकती है। तो ऑडिट प्रोग्राम इस हिसाब से बनाना कि आपको ऑडिट एविडेंसेस मिलते चले जाएं, ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे तभी तो आप ऑडिट ओपिनियन रख पाओगे। कह रहे हैं एविडेंसेस जो हैं बिल्कुल है जी वेरी बेसिस है किसी भी ओपिनियन को, अगर मुझे अपना ओपिनियन लिखना है, मॉडिफाई ओपिनियन है, ठीक है, क्लीन ओपिनियन है, उसके लिए एविडेंसेस चाहिए जो कि एक बेसिस है। तो ऑडिट प्रोग्राम आपको इस हिसाब से बनाना है एविडेंसेस मिल सके। आपको क्या बेस्ट एविडेंसेस मिलेगा, वो बेस्ट एविडेंसेस जो मिल रहे हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है, वो सारी एक्सपर्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है। ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, आपके सामने इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पड़ी है जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप क्या ही कर लोगे अगर आपको नॉलेज नहीं है। तो ये सारा का सारा खेल नॉलेज का है, एक्सपीरियंस का है। दिस इज द प्राइमरी टास्क बिफोर द ऑडिटर, कि मुझे ऑडिट ओपिनियन लास्ट में पेश करना है, रिपोर्ट डालनी है, उससे पहले मैं अपना ऑडिट प्रोग्राम बना के चलूं। ऑडिट प्रोग्राम इस हिसाब से बनाऊं कि मुझे ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट हो सके ताकि मैं अपना ओपिनियन दे सकूं। कह रहे हैं मेनली अगर मैं इस पे बात करूं कि ऑडिटर भी इन पोजीशन, मेनली यहाँ पे ना ये वाला पॉइंट देखो अच्छा निकल के आता है, ऑडिटर वुड बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई द एविडेंसेस। कह रहे हैं ऑडिटर इस पोजीशन में हो कि वो बेस्ट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सके जिससे वो हायर सेटिस्फेक्शन ले सके, ठीक है, अबाउट द एप्रोप्रिएटनेस एंड अदरवाइज ऑफ असर्शन। जो भी असर्शन उसको चेक करने हैं, असर्शन में कट ऑफ डेट आ सकती है, असर्शन में कंप्लीटनेस आ सकता है, असर्शन में कि ये सारा कुछ कंप्लीट है कि नहीं है, एक्यूरेसी आ सकती है। तो ये सारे असर्शंस चेक करने के लिए, ठीक है, एक ऑडिटर ऐसी पोजीशन में हो उसको बेस्ट एविडेंसेस मिल सके, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिल सके। एंड ऑडिटर पिक्स, ऑडिटर एविडेंसेस कहां से उठाएगा, कह रहे बहुत सारे फील्ड्स हैं, कहां कहां से, ठीक है, ऑडिटर को एविडेंसेस मिल सकते हैं उसके ब्रॉड टाइप्स। डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन वो कर सकता है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता है, इन्वेंट्री, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल, वो मैनेजमेंट वालों से, कंपनी के ऑफिसर से स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। थर्ड पार्टी यानी कि डेटर, क्रेडिटर या बैंक से वो कंफर्मेशन कर सकता है। एरिथमेटिकल कैलकुलेशन बाय द ऑडिटर, जो वो अपने डेप्रिसिएशन के चार्ट बना रहा होगा, फिक्स्ड एसेट के चार्ट बना रहा होगा। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक, इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा, कंपनी का सब्सिडरी और मेमोरेंडम रिकॉर्ड, मिनट्स बुक या सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द क्लाइंट एंड अदर। ये सारे फील्ड से इसको ऑडिटर को क्या क्या मिल सकते हैं, ऑडिट एविडेंसेस गैदर कर सकते हैं। तो आप अपना ऑडिट प्रोग्राम इस अकॉर्डिंग बनाना कि ये सारे एविडेंसेस कलेक्ट हो सके, फिर से बोलूंगा, ताकि ऑडिट ओपिनियन पे पहुंच सको। ठीक है जी,
एक एक ये लाइन बड़ी अच्छी मिलेगी आपको, कह रहे हैं यहाँ पे ना, जो बाय द वर्ड अवेलेबल वर्ड है ना, कि क्या क्या एविडेंसेस आपके उस क्लाइंट में, कंपनी में अवेलेबल हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं होता, वी डू नॉट मीन दैट एविडेंस इज अवेलेबल विद इन द क्लाइंट ओनली। आपको बैंक भी जाना पड़ सकता है, थर्ड पार्टी के साथ पास भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। आपको कोई वेबसाइट से आईटीआर, जीएसटी रिटर्न्स, आरओसी की कुछ कंप्लाइंस वो डाउनलोड भी करनी पड़ सकती है। तो कह रहे हैं कि अवेलेबल का मतलब ये नहीं है जो कंपनी के वो छत के नीचे पड़ा है, अकाउंट डिपार्टमेंट में पड़ा है, नहीं जी, थर्ड पार्टी के पास भी हो सकता है। चलें जी अगले टॉपिक पे, आखिरी टॉपिक आने वाला है हमारे पास, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मतलब पहले के टाइम पे तो क्या होता था, जब हमने सीए इंटर की ऑडिटिंग कर रहे थे तब तो सिंपल टॉपिक आ जाता था, जैसे मेरे खुद के अटेम्प्ट में आया था, राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले आपको एससीसी कोई पैराग्राफ चिपकाएंगे 6-8 लाइनों का, नीचे लिख देंगे कि उसके एडवांटेजेस बताओ। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम अगर आप बना रहे हो, आपने ये पूरा लेखा चिट्ठा बना लिया, दिस 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 दिस, एक तो क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाती हैं, क्या क्या काम करना है। पहला क्या है, असिस्टेंट को जो भी काम करेगा उसको क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाती हैं। टोटल पर्सपेक्टिव मिल जाता है आपको कि काम कैसे परफॉर्म करने। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट, किस जॉब के लिए किस असिस्टेंट को, ठीक है, किस स्टाफ को, किस एम्प्लॉय को मुझे वो वाला काम देना है। इन केस अगर मुझे कोई आईटी ऑडिट करने जा रहे हो, तो अगर मेरी कंपनी में सभी के सभी अकाउंटेंट हैं, सीए वाले हैं, तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा। तो मतलब मुझे अपने एंगेजमेंट टीम में एक मेंबर वैसा भी रखना पड़ेगा जिसको टेक्निकल नॉलेज हो, अकाउंट्स के साथ साथ, अकाउंट्स की ना हो के उसको आईटी की नॉलेज हो। तो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट वैसे रखने हैं, उससे आपकी जॉब इजियर हो जाएगी और प्लान्ड, डिफाइंड एंड सेग्रीगेटेड हो जाएंगे जी उनके काम। उसके बाद एक इन्होंने बड़ा खास शब्द लिखा है, कह रहा है कि भाई साहब ये तो सारा का सारा मेंटल प्लान है, विदाउट अ रिटन और प्री डिटर्मिन्ड प्रोग्राम वर्क इज नेसेसरली टू बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल प्लान। तो इसमें हमेशा एक डेंजर होगा, इग्नोरिंग एंड ओवरलुकिंग द बुक्स और रिकॉर्ड्स। तो अगर आप ऑडिट प्रोग्राम नहीं बना रहे तो कई बार ऐसी कुछ चीजें छूट जाती हैं जो आपको याद ना हो। अगर ऑडिट प्रोग्राम में आपने सारा कुछ लिखा हुआ है, फिर टिक्कम टिक खेलते जा रहे हो, चेकलिस्ट को टिक करते जा रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि ऑडिट प्रोग्राम का एडवांटेज ये भी है कि आपसे ना ओवरलुकिंग या इग्नोरिंग, ठीक है, वो कम हो जाता है। उसके बाद असिस्टेंट से उनके ऊपर सिग्नेचर करा लो प्रोग्राम के, उससे ये साबित हो जाता है कि भैया ये आपने एक्सेप्ट किया था, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है। प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ऑडिट, अगर आपका ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है, 10 चीजें हैं, पता चल जाता है क्या क्या होता चला जा रहा है, ठीक है जी। जो हमारे असिस्टेंट है उन्होंने कितना कितना जॉब कंप्लीट कर दी। फिर ऑडिट प्रोग्राम सर्व्स एज अ गाइड करेगा फॉर द ऑडिट, ठीक है जी, सक्सीडिंग ईयर के लिए भी, कि हमने पिछले साल, हमारे साथ भी तो यही होता था, भाई साहब पिछले साल हमने क्या किया था या पिछले क्वार्टर में क्या किया था, देख लेते थे ऑडिट रिपोर्ट, उसी को ऑल्टर कर देते थे, देख लेते थे ऑडिट प्रोग्राम, उसी में चेंजेस कर दो। तो और लास्ट में जो ऑडिट प्रोग्राम आपने बनाया वो सर्व एज एविडेंस बनेगा इन केस ऑफ कोई नेग्लिजेंस आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप कह सकते हो ना कि हमने तो ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सारा कुछ चल रहे थे, लेकिन हाँ ये ध्यान में रखना, यू एक्सरसाइज्ड रीजनेबल स्किल एंड केयर, ठीक है जी। तो आप लोगों ने पूरा ध्यान रखा था। तो ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस हो गए, सबसे पहला टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, टोटल प्रोस्पेक्टिव मिल जाता है काम को परफॉर्म करने के लिए, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट पता चल जाता है कौन सा काम किसको देना है, डेंजर ऑफ इग्नोरिंग या ओवरलुकिंग ये कम हो जाता है, फिर आप उनके ऊपर सिग्नेचर करवा लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ ईच ऑडिट, सर्व्स एज अ गाइड, सर्व्स एज अ एविडेंस, लेकिन एविडेंसेस के तो मतलब एविडेंस के तौर पे ये हमें ऑडिट प्रोग्राम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने प्रॉपर स्किल और केयर यहाँ पे फॉलो करनी है। आखिरी आ गया डिसएडवांटेज, अगर आपने एक ऑडिट प्रोग्राम बन गया वो बिकम्स हो जाता है मैकेनिकल, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डिसएडवांटेज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम बना लिया उसी के ऊपर ही आप सारा काम कर रहे हो तो बड़ा मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल समझ रहे हो ना, मतलब वही बोरिंग पार्ट हो गया, भाई सब जो लिख दिया वो, सिचुएशंस अगर चेंज आ जाए कंपनी में, आपने लिखा कि एबीसीडी चेक करना है, आ गई ईएफ सिचुएशन, देखो अगर तो रेगुलर बैच होता ना उसमें मैं प्रॉपर केस स्टडीज के साथ बताता हूँ कि ये हो रहा है तो ये हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रैश कोर्स या रिवीजन टाइप का है, तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ काम की बात कर रहे हैं। और सही मायने में बताऊं 80-90% स्टूडेंट चाहते भी यही हैं कि फिलहाल के लिए मैं ऑडिट आती है, हम तो रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, इसलिए मेरे को ये बोलना पड़ जाता है कि एबीसीडी आ गया तो ईएफ आ गया। अदरवाइज अगर हमारा रेगुलर बैच होता है तो उसमें मैं क्लियर बताता होता हूँ कि क्या सिचुएशंस आ रही है, इन्वेंट्री को लेके, डेटर क्रेडिटर को लेके, परचेज मैनेजर को लेके, ठीक है सर हम समझ गए। तो ऑडिटर क्या हो जाता है,
इससे क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज ऑडिट प्रोग्राम से थोड़ा सा मैकेनिकल बन जाता है ये काम, ठीक है जी। और जो आपने लिख दिया फिर आप कह रहे हो कि उसी के हिसाब से करें। ऑडिट बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, बात वही आ गई मैकेनिकल वाली, वहां पे आपने सेम सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल डिसाइड कर दिए तो उस वजह से ये रिजिड हो गई, फ्लेक्सिबल हो गई। लेकिन अगर कभी बिजनेस चेंज हो रहा है, चेंजेस इन स्टाफ है, चेंजेस इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, रेगुलेटरी चेंजेस हो गए, तो फिर आप ये कहोगे कि भाई साहब ऑडिट प्रोग्राम में तो लिखा नहीं था। नहीं, कभी कभी उस पॉइंट पे जरूरी हो जाता है कि आप लोग इसको थोड़ा सा चेंज करो। जो इनएफिशिएंट असिस्टेंट होंगे वो तो भाई साहब शेल्टर ले लेंगे ऑडिट प्रोग्राम के पीछे, सर आपने तो ये लिखा था हमने तो वो कर दिया। अरे वो लिख दिया और आप कहोगे कि उसके अंदर कोई और इंस्ट्रक्शन लिखी नहीं हुई थी, हमने तो वैसा फॉलो कर दिया। नहीं भाई, थोड़े दिमाग वाले लोग चाहिए। और एक अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम फिक्स कर लिया तो वो जो एक अच्छे असिस्टेंट हैं, जो इनिशिएटिव हैं, एफिशिएंट हैं, ठीक है, उनके मतलब एफिशिएंसी को, चीज को वो किल करते हैं, उनके इनिशिएटिव को। अगर उनको किसी और तरीके से करना है, आपने उनको सब कुछ मैनुअल बता दिया, उन भाई साहब ने एआई का कोई टूल लगाया, एक्सेल लगाई, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे कर दिया। अब जो एंगेजमेंट पार्टनर वगैरह नहीं यार, मैनुअली करके दिखा मुझे, तो ये बड़ी दिक्कत आती है कंपनीज में। तो ये 4 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, मैकेनिकल हो जाता है काम, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन बिजनेस चेंज होता रहता है। इनएफिशिएंट असिस्टेंट होंगे, वो कहेंगे जो इंस्ट्रक्शन आपने दी हमने तो उतने उसी को फॉलो किया। और ये किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट, जो अच्छे खासे असिस्टेंट हैं उनके इनिशिएटिव को ये किल करता है, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास डिसएडवांटेजेस, और ये एक इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है कि कैसे कैसे है, एक कंपनी के बारे में बता दिया गया है। ओके जी, चैप्टर हो गया खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इसका डाउट है तो आप